यदि उनके पास प्रमाण होता तो उनको पेश करना चाहिए। एफआईआर कैसे हुआ? आरोप लगाने वाले अगर उनके पास हिम्मत है तो जिस मामले का एफआईआर हुआ है उसके सबूत पेश करें। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. एक और बार आए हैं दिनेश जी के पास। अभी हाल ही में हुई है रिहाई कमलेश निकम की, जेल से बाहर आए हैं। कमलेश जी के आने के बाद शहर की राजनीति में क्या अभी किस तरह की राजनीति होगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने देखा है कि काफ़ी उठक पटक, एक दूसरे पे आरोप, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी कसना, ये करना वो करना, काफ़ी एक दूसरे पे केसेस करना, ये सब काफ़ी दौर हमने देखा। शहर में जैसे शांति भंग हो चुकी है और सभी शहरवासी चाहते हैं कि भाई चल क्या रहा है शहर के अंदर। नहीं दिख रहा आपको कि शहर के अंदर डेवलपमेंट की बात करनी जाए। अपना आज डेवलपमेंट के ऊपर अगर लड़ाई होती, मतलब मुद्दे की जिसको लड़ाई बोलते हैं, जिसके लिए एक राजनीतिक पक्षों को एक मुद्दे के लिए लड़ना होता है, एक दूसरे को टीका टिप्पणी उस पर की जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं दिख रहा है ऐसा था कि व्यक्तिगत बातों को लेके उसको राजनीतिक तूल देना, दिनेश ये कहाँ तक सही है? नमस्कार पहले कहूंगा मैं उसके बाद मैं एक शब्द जरूर कहना चाहूंगा। आज तक कालानी परिवार ने विकास की राजनीति की है, इसीलिए उसे कहते हैं विकास की निशानी पप्पू कालानी। उन्हीं को तमगा मिला है इस बात का। यह बात सत्य है कि हाल ही में कमलेश निकम ने मतलब एक पारिवारिक स्तर पर जाकर टीका टिप्पणी की, उसके बाद मामला कुछ आगे बढ़ा। तो मैं इस विषय में सिर्फ यही कहूँगा, कमरा कितना भी साफ हो धूल हो ही जाती है, इंसान कितना भी अच्छा हो भूल हो ही जाती है। यदि उसने भूल की तो उसके ऊपर ही हम मामला दर्ज हुआ, आज वह रिहा हुआ है। उसे यह एहसास हो गया है कि मुझसे गलती हुई थी, मुझे सजा मिली है। लेकिन जो अब राजनीति जो की जा रही है, दिनेश जी सजा नहीं मिली है, सजा नहीं मिली है, अभी उनको बेल मिला है। सुनिए, मैं तो ये कहूंगा वो मामला निपटाने योग्य था, मामला बातों से निपटाने योग्य था, लेकिन उस मामले को हमारे घर में घुसकर आकर उसने सामने वाले ने मतलब प्रहार करने की कोशिश किया। यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, बातों को बातों से ही निपटाना चाहिए। राजनीति यदि की जाए शहर में तो विकास की जानी चाहिए, शहरवासियों के हित की जानी चाहिए। अब तक कालानी परिवार शहरवासियों की हित की ही राजनीति करता आया है और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब लोग बदले की भावना की राजनीति कर रहे हैं। बदले की भावना की राजनीति आप भी ले रहे हो। कौन सा बदला हम ले रहे हैं भाई? सब लोग टीका टिप्पणी कर रहे हो, आप लोग भी टीका टिप्पणी किस बात की कर रहे हैं हम? आपने तो मतलब आपके घर पे अगर कोई लोग आते हैं और किसी कारण हाथापाई होती है तो आप उसको अधमरा करके हॉस्पिटल तक पहुंचा दोगे? अरे मैं क्या कह रहा हूं कि यदि आपके ही घर पर कोई शख्स यदि आया हो, आपके दिल में उनसे ज्यादा जो घर पे जो दो लोग गए थे ना, उनसे ज्यादा आप में गुस्सा था। इस बात का गुस्सा था कि कोई कालानी महल के अंदर आके इस तरह की जरूरत की, इस बात वो आपको कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंची इस बात की। यह बात आपको ठेस पहुंची इस बात की कि कोई कालानी महल में घुस के अगर कालानी महल में अगर आके हमारे प्रवक्ता पे हमला करता है, जहां पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था, वहां पर आके इस तरह की बात की, तो आप उस अहंकार में आ गए। भाई आज हमारे बंगले में किसकी हिम्मत, जो हमारे बंगले में घुस के, वो एक अहंकार की कहीं ना कहीं दिख रहा था, अहंकार दिख रहा था।
मैं क्या कहता हूं, यदि आपके घर पर कोई अटैक करने आता है तो आप क्या उसको घंटी देंगे? तो बैठ के मंदिर में घंटी बजा, जब तक पुलिस नहीं आती तब तक। नहीं, आपको उनको पकड़ के आपके पास बैठा के खाना पीना खिलाओगे, उसकी खातिरदारी करोगे, उसकी मेहमान नवाजी करोगे उसकी। देखिए 2 लोग थे वो, पूरा स्पष्ट वीडियो सामने है। आप लोग के 8 लोग, कितने लोग थे, वो क्या कर रहे थे, किस लिए उद्देश्य से आए थे? आपके भी 7-8 लोग थे। उल्टा बीच बचा हुआ है। उनको पकड़ के बिठा देते, पुलिस को बुला के पुलिस अपना काम करती है। बीच बचाव उन्होंने किया है, बीच बचाव। देखिए मामले को सिर्फ यहाँ पे सिर्फ तूल दिया जा रहा है और कुछ विषय नहीं था हुआ, उसे सुलझाया भी जा सकता था। हाँ, अब जो हो रही है ना, अब जो राजनीति हो रही है वह सर्वा गलत की जा रही है। अब परिवार तक पहुंचने की उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। एक सेकंड आपको रोकूंगा। पहला कंप्लेंट किसने किया? वो बिल्डिंग को लेके किसके तरफ से हुई पहल? कौन सी, किस विषय की बात कर रहे हैं आप? जिस विषय पे आप जा रहे हो, मैं अभी 50 लाख की खंडनी। 50 लाख की खंडनी? अरे भाई, वो जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का पहला कंप्लेंट किसने किया? अच्छा ये बताइए, उस विषय पे हमको कंप्लेंट करने की जरूरत कहां पड़ी, क्यों पड़ी? आप बताएंगे क्यों पड़ी होगी? मतलब यदि मेरा कहना था कि मेरे तरफ से आप मुझसे जब धोखा करके जा रहे हो तो मैं तो चाहूंगा ना कि इसको कुछ सबक सिखाना चाहिए। तो मेरा किसी को झगड़े का उद्देश्य तो हुआ नहीं, सिर्फ कानूनी कार्रवाई पे गए। अच्छा, उसके बाद इसके झांसे में और लोग ना फंस जाएं, इस विषय को लेकर यह कंप्लेंट की गई, इंटीमेशन दिया गया उनको। यह कोई इंटीमेशन था, न कि खंडनी का मामला। मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं, आप जिस विषय को कहना चाहते हो खंडनी वाले मैटर के लिए ओमीजीपी जो दर्ज हुआ है, मैं कह रहा हूं यह सरासर गलत है। यदि उनके पास प्रमाण होता तो उनको पेश करना चाहिए। एफआईआर कैसे हुआ? आरोप लगाने वाले अगर उनके पास हिम्मत है तो जिस मामले का एफआईआर हुआ है उसके सबूत पेश करे, उसके सबूत पे पुलिस स्टेशन में दिया होगा तभी तो एफआईआर हुई ना। तो सामने लाए, पुलिस स्टेशन में दे दिया होगा, सामने लाए, उन्होंने कुछ तो पुरावा दिया होगा। अरे उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि मेरे बेटे को आया, लेटर पढ़ा, ये फला लिखा हुआ था। उसके ऊपर बाद में बोला कि अपने पिताजी को मैसेज देना कि 50 लाख पहुंचा के जाए। प्रमाण दे। यानी आपकी बात, आपका बोले मतलब कि उनकी मनगढ़ंत कहानी है। मनगढ़ंत कहानी है सिर्फ ये, और मनगढ़ंत कहानी को सुन के पुलिस ने एफआईआर कर दी। अब न जाने, ये तो जांच का उनके ही प्रवक्ता ने कहा है, आपके ही चैनल पे मैंने सुना है। हाँ। उनका प्रवक्ता कहता है, जब आपने उनसे क्वेश्चन किया कि इस विषय में राजेश वद्रे जी जो आरोप लगाए हैं उसके ऊपर कहां तक सत्यता है, सही है। तो आपने कहा, आपसे उनके प्रवक्ता ने जवाब दिया, ये राजेश वद्रिया जी जानते होंगे और जो पुलिस प्रशासन ने लिखा ये जांच का विषय है। सही है। यहाँ पे तो सबसे बड़ा ताज्जुब इस बात का लगा, जांच का विषय है, वो स्वयं कह रहे हैं और बिना जांच के केस लगा दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है शक्ति का। शक्ति का कि सत्ता का? सत्ता का कह सकते हैं, सत्ता और शक्ति दोनों अभी होती है ना। इंसान के अंदर 3 एम फैक्टर चलते हैं, एक मनी पावर, एक माइंड पावर, एक मसल पावर। आप तीनों में सक्षम हो। यहाँ पे हम ये काम तो हमने जिंदगी में किया नहीं है ना। ये बताइए, उल्लासनगर के इतिहास में जब से 1986 से पप्पू कालानी राजनीति में आए हैं तब से बता दो खाली कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के अलावा किसी भी नगर सेवक को फंसाना, आरोप लगाना, रिकॉर्ड निकाल के दिखा दो मुझे। इस पे क्यों लग रहा है? बस यही बदले की भावना चलाई जा रही है। ये अलग तरह के, देखिए अब विकास, अगर पावर मिला है ना तो विकास को लाना चाहिए। जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, वो आपके पार्टी के नगर सेवक रह चुके हैं और पप्पू कालानी जी को वो अपना गुरु भी मानते हैं। राजनीतिक मानते हो? हाँ बिल्कुल सुना, मैंने भी उनका सुना इंटरव्यू। सही है। हाँ बिल्कुल कहे उन्होंने कि मेरे राजनीतिक गुरु
पप्पू कालानी जी हैं। क्या उनका राष्ट्रवादी छोड़ने का कारण क्या था? अब देखिए, वे लोगों की बातों में हम नहीं जानते हैं। जो हमारे सामने दिखता है हम वही गाते हैं और कहते भी हैं। जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, जो बाजार दिखता है वही बिकता है। तो जो हमें दिख रहा है, जो हमारे सामने जो स्पष्ट चल रहा है कि यदि वो पप्पू कालानी के साथ थे, पप्पू कालानी जी को गुरु मानते हो, तो उन्होंने स्पष्ट कहा। हाँ, कहा भी है। तो उन्हीं के सुपुत्र को इतना बड़ा आरोप लगाकर जेल में डालने की तैयारी तक करवाना एक गुरु का गुरु दक्षिणा कहलाएगा? हाँ, ये गुरु दक्षिणा दे रहे हो आप? नहीं, देखिए, उन्होंने आरोप लगाया तो कुछ तो उनका प्रमाण होगा ना, नहीं तो ऐसे आरोप कैसे लगाएंगे? अरे भाई, अब उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है। आप फिर वही दोहरा रहे हो। जांच उनके प्रवक्ता कह रहे हैं जांच का विषय है, और जांच का विषय बिना हुए, जांच पूरी हुए आरोप दर्ज करा दिया गया। जांच तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए जांच, बिल्कुल। आपको किस तरह से? हमारे ओमी कालानी जी ने भी यही शब्द कहा है कि न मैं बेल लूंगा, न जमानत लेने जाऊंगा, मैं बैठा हूं, अगर पुलिस कार्रवाई करना चाहे तो मुझे पकड़कर ले जा सकती है। ठीक है, एक और मुद्दे पे आते हैं। शहर की मांग, जीआर आया ही नहीं है। क्या करो आप लोग? मैं तो बड़े रूठे मन से कह रहा हूं। नहीं, आप लोगों को उसका, आप लोग क्यों, आप विरोधी पक्ष में हो? देखिए, सत्ताधारियों के हाथ में एक्सीलेटर होता है और क्लच रहता है। ब्रेक किसके हाथ में होता है? अपोजिशन के हाथ में। लगाओ ब्रेक। देखिए, कार में बीच में रहती क्लच, बता दूं। एक मिनट देखिए, ब्रेक न हम इस समय कृपया हैंड ब्रेक ही खींच लो, महानगर पालिका खींचो। सुनिए, महानगर पालिका में भी हम नहीं हैं इस समय। महानगर पालिका वो भी नहीं है। सुनिए, देखिए, जो रास्ता रहेगा उसी पर चलना होगा ना, बिना रास्ते का तो कोई जाएगा नहीं। गाड़ी तो रोड पे चलती है। हाँ, गाड़ी रोड पे चलनी है। सही है। तो जब रास्ता, हम महानगर पालिका में भी है नहीं, महानगर पालिका 8 महीने से खुद ही, अब इलेक्शन होगा, कब होगा, कब वो चल ही रहा है। सत्ताधारी भी तो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जीआर का जो मुद्दा है वो कॉर्पोरेशन रिलेटेड ही नहीं है। हाँ, कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है ही नहीं, लेकिन यदि हम सत्ता में होते तो दबाव तंत्र यूज कर सकते थे। यहां पे आमदार जो है महोदय, ये उनको करना है, और हमारे आमदार सत्ता में होते हुए भी करवा नहीं पा रहे हैं। अरे आमदार किसको कहते हैं पता है? जो 2006 में शहर को कैंसर का रोग लग गया था, रोग 2006 में। 2005 में जब 855 इमारतों के डेमोलिशन का ऑर्डर आया, लाखों शहरवासी उजड़ने से नजर आने लगे, एक शहर को कैंसर हो गया था। उस समय सबसे बड़ी जरूरत पड़ी थी कि हर हाल में कैंसर का ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करने के लिए कितना खर्च आने वाला है वो पप्पू कालानी ने देखा नहीं। हर हाल में कैंसर का ऑपरेशन कराया और जीआर लाया विद इन 3 मंथ। क्या हुआ उससे फायदा? फायदा आज सब महफूज है ना अपने घरों में। कोई भी बताइए, एक भी बिल्डिंग हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद इलीगल तो पहले से ही, हमारा शहर ही कहां लीगल था स्टार्टिंग में। 1948 में, 1949 में जब हमारे शहर की स्थापना हुई तभी का लीगल रूप से थे, हम विस्थापित ही थे। जीआर किस लिए मिला? ऑपरेशन करा दिया पप्पू कालानी ने, तो सब शहरवासी अच्छे हो गए। अब उसका बिल भरना है तो उसी का बिल, एक तकलीफ, कुछ कंसेशन लेना था। एक तकलीफ भाई, आमदार ने हैप्पी स्ट्रीट लगा दी लोगों को खुश करने के लिए, ठीक है। आपके लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई, कह दिया मेरे इंटरव्यू में कि हैप्पी स्ट्रीट कहाँ है, हैप्पी स्ट्रीट। क्या तकलीफ है आपको? भाई, स्ट्रीट हो तब लोग हैप्पी रहें, शहरवासी खुशहाल हो तो हैप्पी रहेंगे। आज शहरवासी, मैं ये कहता हूं कि भाई ये संभावना तो बनी है ना कि सुबह होगी, फिर आंख खुलेगी मेरी, खुलेगी नहीं खुलेगी। आज लोग खतरे के साए में जी रहे हैं कि नहीं? हर इमारत में रहने वाला, धोखादायक इमारतों में रहने वाला, वो कभी भी ये सोच के सोता है नहीं है। मैं हैप्पी स्ट्रीट पे हूं, मेरा सवाल हैप्पी स्ट्रीट है। सुनिए ना, हैप्पी तब होते जब जीआर आ गया होता, लोगों के लिए आसानी तैयार हो गई होती। अच्छा, यह तब जाके लोग खुश होते।
और जहां जहां स्ट्रीट ही बराबर न हो और कहो कि हैप्पी स्ट्रीट है, दुर्घटनाओं से लोग मर रहे हैं, लोगों की दुर्घटनाओं से अस्पताल में भीड़ लगी पड़ी है, कोई कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कोई कहाँ एक्सीडेंट हुआ है। जब सड़क ही बराबर नहीं तो हैप्पी स्ट्रीट कहा जाए। अच्छा एक बताइए, आप मुझसे, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं आपसे, बोलिए, ये बताइए, आज मेरा इंटरव्यू कुमार एलानी ने, मैं तैयार हूं, बोलिए। यह आयोजन किया हैप्पी स्ट्रीट का? बिल्कुल किया था। हाँ? बिल्कुल किया था। कितने खर्च आए होंगे? वो तो अभी उनसे पूछना पड़ेगा। अब ये पैसे कहां से आए हैं? उन्होंने निजी खर्चा किया है। तो निजी खर्चा किया है, ऐसा कैसे निजी खर्चा किया, वो भी शो करे। मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे जो माहिती मिली है, यह खर्चा आमदार फंड से किया गया है। यदि बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप नहीं है, आमदार के ऊपर नहीं है, तो यह सार्वजनिक करे। कुमार जी, अगर इन्होंने जो आरोप लगाया आपके ऊपर, इनका कहना है कि हमारे शहर के आमदार ने ये जो खर्चा किया है हैप्पी स्ट्रीट का, वो आमदार निधि से किया है। अगर इनका आरोप गलत होता है तो आप मेरे न्यूज चैनल पे आके इसका जवाब देंगे कि इन्होंने जो आरोप लगाया सही लगाया गलत लगाया। दिनेश जी आगे बोलिए। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि भाई वह खर्चा सार्वजनिक कर दें, मुझे भी विश्वास हो जाएगा, मैं भी खुलेआम स्वीकार कर लूंगा आपके चैनल में आपको बुलाकर कि भाई मुझसे गलती हुई थी। देखिए, मैं एक ही बात कहना देखिए, चाहता हूं, दूसरी बार आप बोल रहे हो। पहली बार कमलेश जी ने बोला था, मैं आपके चैनल पे आके, आपके प्रवक्ता ने बोला कि कमलेश जी आके मेरे चैनल पे आके वो सार्वजनिक सभी से माफी मांगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मैं सार्वजनिक रूप से आपके समक्ष आके माफी मांगूंगा, क्योंकि मेरे सिद्धांत है, जो झुकना जानता है उसे दुनिया उठाती है, जो झुकना जानता है उसे दुनिया हाथों पे उठाती है, जो केवल अकड़ना जानता है उसे दुनिया उखाड़ देती है। दिनेश जी के काफी तेवर कुछ ऐसा जोश में नजर आए, अच्छा लगा। और जल्दी हम कुमार जी से भी बात करेंगे और बोलेंगे भाई कुमार जी, जो ये जो लोगों, आप जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कुछ पदाधिकारी कह रहे हैं कि ये जो आपका हैप्पी स्ट्रीट का जो कार्यक्रम था, उस हैप्पी स्ट्रीट के कार्यक्रम में उनका ऐसे कहना है कि आपने आमदन निधि से खर्चा किया, उसका खुलासा होना चाहिए। और दूसरे एक इम्पोर्टेंट सूचना आप पूरे शहरवासियों को देनी थी कि हमारे मित्र, हमारे फिट्सबर्ग न्यूज़ चैनल को हर टाइम सपोर्ट करने वाले नरेश चंद्रमानी जी ने और फिट्सबर्ग ने मिलके एक मुद्दा उठाया था कैपिटल टैक्स का। उस पर स्टे आने के बाद महानगर पालिका ने अभी हाल ही में रेटेबल के हिसाब से कलेक्शन लेना चालू किया, लोगों से बिल लेना चालू किया है। उसके अंदर 3% डिस्काउंट देने का ऐलान भी किया है। ऐसे नरेश चंद्रमानी जी की आयुक्त साहब से बात हुई है फ़ोन पर, और मैंने भी कंफर्म किया महानगर पालिका के किसी अधिकारियों, कुछ अधिकारी जो मेरे भी अच्छे मित्र हैं, उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ये बात सत्य है। तो सभी शहरवासी ये 3% का लाभ लेके 31 जनवरी तक ये स्कीम चलेगी महानगर पालिका की तरफ से 3% डिस्काउंट की। जिन जिन को भी टैक्स भरना है अपना, कृपया इस 3% का लाभ लेके और टैक्स भरिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिट्सबर्ग न्यूज़ चैनल। मैं बोलिए। अपना एंड करने के बाद सिर्फ एक शहरवासियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, बोलिए। और शहर के नेताओं से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वच्छ राजनीति की जाए, दबाव की राजनीति नहीं, परिवार की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति की जाए, शहरवासियों की हित की राजनीति की जाए। आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर शहरवासियों को उनकी क्या जरूरत है उन्हें वो मुहैया कराया जाए, तभी तुम नेता कहलाओगे, नहीं तो तुम अभिनेता बनकर रह जाओगे। धन्यवाद।